मतलब कुछ जीव जंतु ऐसे पैदा हो जाते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। उनको हम पेस्ट के नाम से जानते हैं। रोडेंट्स जैसे रैट्स हो गए, रैबिट हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप। ये फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। द मोस्ट कॉमन पेस्ट आर इंसेक्ट्स एंड माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस। इसमें जो बहुत सारे कॉमन जो पेस्ट हैं और वह इंसेक्ट हैं और माइक्रोब्स हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरस हो गया। माइक्रोब कॉजेज डिजीजेस टू क्रॉप प्लांट। जो माइक्रोब्स होता है वो फसल के अंदर रोग पैदा कर देता है। सम केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप्स टू डिस्ट्रॉय पेस्ट एंड बर्ड्स कैन बी स्केयर्ड अवे फ्रॉम द फील्ड्स बाय इंस्टॉलिंग स्केयर क्रोव्स। ठीक है। और पेस्टिसाइड्स डालने से क्या होता है कि जो जो पौधे में जो बीमारी लगती है, वो जो बैक्टीरिया होते हैं जो बीमार पौधे को बीमार करते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं तो पौधे बीमार नहीं होते हैं। उसके अलावा स्प्रे क्रोस, मतलब आपने देखा होगा खेतों के अंदर लोग क्या कहते हैं उसको, नहीं याद आ रहा है, मतलब एक आदमी का पुतला बनाकर ऐसे करके खड़ा कर देते हैं, तो उसको देख कर जो चिड़िया होती हैं, जो जानवर होते हैं, उनको लगता है कि कोई आदमी खड़ा है, तो देख करके वो भाग जाते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग केमिकल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट। अब कह रहा है डिसएडवांटेज, इससे नुकसान क्या होता है। पेस्टिसाइड्स कॉज सॉइल पोल्यूशन। जो पेस्टिसाइड होता है, जो जो बैक्टीरिया मारने की जो दवा होती है, वो क्या करता है, वो मिट्टी में जब मिल जाता है तो उससे मिट्टी मिट्टी में पोल्यूशन फैल जाता है। रेसिड्यू लेफ्ट ऑन द फ्रूट्स एंड सीड्स इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। दे डिस्ट्रॉय इवन द यूजफुल माइक्रोब्स। और जो मिट्टी में मिलता है तो कभी कभी क्या होता है, जो यूजफुल जो माइक्रोब्स होते हैं, जो हमारी मिट्टी को पोषक बनाते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, मतलब डिजीज से जो रोग होते हैं उससे उसको बचाया कैसे जाए। प्लांट्स आल्सो सफर फ्रॉम डिजीजेस, पौधे भी बीमारी से परेशान होते हैं। डिजीजेस आर कास्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। जो डिजीजेस होते हैं वो बैक्टीरिया से होते हैं, फंजाई से होते हैं, वायरस से होते हैं। डिजीजेस में भी आइदर सीड बॉन्ड, सॉइल बॉन्ड और एयर बॉन्ड। जो डिजीज होता है कभी कभी वो बीज में ही लग जाता है, कभी वो जो है सॉइल से होता है, कभी कभी क्या होता है हवा से हो जाता है। The use of fungicides and antibiotics sprays on the standing crops help in protecting the plants from diseases. इसके लिए हम फंजीसाइड्स का उपयोग करते हैं, एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो हम स्प्रे के द्वारा पौधों को के ऊपर डालते हैं। Soaking the seeds and fungicidal compounds and antibiotics also help in destroying infection. ठीक है। सोकिंग द सीड इन फंजीसाइडल कंपाउंड, उसके लिए क्या करते हैं, बीज को हम पहले, अगर मान लीजिए बीज में कोई कीड़े कीटाणु लग गए हैं तो उसको फंजीसाइड्स में डाल करके बना करके उसमें डाल देते हैं। एंटीबायोटिक्स आल्सो हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्शन, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी उस बीमारी को खत्म करने में काम करता है। ब्रीडिंग ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट सीड्स वैरायटीज इज आल्सो मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम डिजीजेज। ब्रीडिंग ऑफ डिजीजेज रेजिस्टेंट सीड, उसके अलावा ऐसे बीज का उत्पादन होता है जिसके अंदर रेजिस्ट बीमारी, जो बैक्टीरिया होता है उसको रेजिस्ट करने की क्षमता होती है। आजकल तमाम देख रहे हो आप लोग, हाइब्रिड बीड्स जो सीड्स आते हैं वो अवेलेबल हैं, उनकी पैदावार ज़्यादा होती है। प्लस दूसरी चीज़ उसके साथ साथ में ये है कि ये इनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, थ्रेशनिंग एंड विनोइंग। हार्वेस्टिंग, थ्रेशनिंग एंड विनोइंग। एज द क्रॉप अटेन्स मैच्योरिटी इट नीड्स टू बी कट। जब फसल तैयार होती है तो उसकी आवश्यकता होती है उसे कट करने की। है द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ द क्रॉप्स आफ्टर इट मैच्योर्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल कट जाती है तो फसल कटने के बाद में जो फसल काटने का जो प्रोसेस होता है उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग इज डन मैनुअली विद द हेल्प ऑफ सिकल। इट कैन आल्सो बी डन बाय मशीन्स कॉल्ड कंबाइन हार्वेस्टर। फसल को हम सिकल से काटते हैं। सिकल क्या होता है, हसिया जिसे कह सकते हैं आप, उससे काटते हैं। इसके अलावा मशीनें तमाम आजकल आ गई, इसे कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं, उससे भी फसल काटी जाती है। इन इंडिया हार्वेस्टिंग इज डन बाय बोथ द वेज, बाय हैंड एंड बाय हार्वेस्टर। भारत में दोनों तरीके से फसलें काटी जाती हैं, हाथ से भी और मशीनों से भी। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स ऑफ सीड्स फ्रॉम स्टैक्स इज नोन एज थ्रेशनिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द grains or seeds from the stalks is known as threshening. बीज को जो उसका जो क्या कहेंगे उसको, उससे जो अलग करने का जो प्रोसेस होता है भूसे से, उसे कहा जाता है थ्रेशनिंग।
Some farmers do thresheling manual by beating the stalks to free the grains and then separate the grains from the chaff by the process called winnowing. कुछ किसान क्या करते हैं, कुछ किसान उसको पटक पटक कर पीट पीट करके उसमें से बीज अलग करते हैं. ऑल द थ्री ऑपरेशंस नेमली हार्वेस्टिंग, थ्रेशनिंग एंड विनोइंग, इसी को हम हार्वेस्टिंग, थ्रेशनिंग और विनोइंग कहते हैं. कैन बी डन बाय कंबाइन हार्वेस्टर और सिंपली बाय द कंबाइन. ये तीनों ऑपरेशन जब एक साथ करते हैं उसे हम कंबाइन से द्वारा. कंबाइन क्या करता है, बीज को काट, फसल को काट करके और उसकी थ्रेशनिंग करके उसको इकट्ठा कलेक्ट कर देता है. द मशीन कंबाइन थ्री ऑपरेशंस इनटू द one and delivers clean grains. Other than it winnowing, it is also done with the help of winnowing machines. ठीक है. उसके बाद में जो भी मशीन होता है हम अगर काटेंगे, फिर उसके बाद में फिर धान निकालेंगे, फिर उसको विनोइंग करेंगे, तो ये तीनों का तीनों प्रोसेस जो हमारा हार्वेस्टर होता है इकट्ठे कर देता है, उससे हमें साफ अनाज हमारे पास तक पहुंच जाता है. स्टोरेज. अब अगला स्टेप आता है कि मान लीजिए आपने फसल तैयार कर ली, फसल को अच्छे से बो दिया, पैदा कर लिया, उसके बाद आप काट लिया, काटने का जब स्टोरेज, अगर आपका स्टोरेज आपके पास अच्छा नहीं है तब भी आपको प्रॉब्लम होगी. आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर रीचिंग अस, सो its storage becomes an important task. The freshly harvested crop contains a lot of moisture and it is stored without proper drying. It is likely to get spoiled due to the growth of the fungi and microorganisms that can destroy the food grains. ठीक है. मतलब फसल को हमारे पास तक पहुंचने से पहले का एक लंबा प्रोसेस है. जब फसल कटती है उसको, जब उसको लेकर के आए या तैयार फसल को लेकर के जब हम आते हैं तो उसमें ह्यूमिडिटी होती है, उसमें मॉइस्चर होता है. मॉइस्चर होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर जल्दी ही फंगस लग जाते हैं. उसके अंदर क्या कहा जाता है उसको, मतलब जैसे सड़ने सा लगता है वो, तो उसके लिए उसको ड्राई करने की आवश्यकता होती है. ठीक है, जिससे उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन ना होने पाए. नॉर्मली ड्राइंग इज डन बाय कीपिंग द ग्रेन्स इन द सन. फूड ग्रेन्स आल्सो नीड्स टू बी स्टोर्ड वेल टू प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम इंसेक्ट एंड रोडेंट्स. लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स डन बाय स्पाइस एंड ग्रैन्युलस टू प्रोटेक्ट द पेस्ट. तो उसके लिए अधिकतर मेन है क्या, मुख्य जो तरीका है वो क्या होता है, उसको सुखाने का सन होता है. फूड ग्रेन्स आल्सो नीड टू स्टोर्ड वेल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट एंड रोडेंट्स. उसके अलावा जो फूड ग्रेन होता है उसको जो है जो चूहों से और इस तरह के तमाम रोडेंट की गिरने से बचाने के लिए उसको एक अच्छे सेफ ड्रम या क्या किसी भी बर्तन में उसको स्टोर करके रखते हैं. लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रैन्यूल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट. जो बड़ी मात्रा में जो होता है वो देखिए आप, तमाम गवर्नमेंट ने गोदाम बनाए हुए होते हैं, उसमें भी लोग जो अनाज जो है क्या कहते हैं, अनाज सरकार खरीदती है, उसमें डल कर लाती है. उसके अलावा तमाम घर में बड़ी बड़ी, जैसे गांव में होती है डेहरी कहते हैं उसे, तो मिट्टी का बना करके उसमें रखें जिससे कि उसमें भी अनाज हमारा खराब नहीं होता है. स्मॉल फार्मर्स स्टोर देयर ग्रेन्स इन होम इनटू जूट बॉक्स, बैग्स और मेटल कंटेनर्स. जो छोटे किसान होते हैं वो जूट के बोरे में मेटल कंटेनर होते हैं. दे ऑफन मिक्स ड्राइड नीम लीफ विद द ग्रेन्स टू कीप अवे पेस्ट. उसके अलावा उसके अंदर सूखी हुई नीम की पत्तियां डाल देते हैं जिससे कि उसमें कीड़े नहीं लगते हैं. दिस इज बिकॉज नीम एज एन इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी. जो नीम होता है वो क्या होता है, उसके अंदर एंटीबायोटिक समय वो कीड़े के मारने का उसमें एक गुण होता है. उस जहाँ नीम की पत्ती, सूखी नीम की पत्तियां रख दोगे तो पौधे अनाज में आप कीड़े नहीं लगेंगे. अदर देन इफ इट प्रोटेक्टिंग ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म, पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड बिफोर स्टोरेज. इसके अलावा प्रोटेक्टिंग इसको करने के लिए अनाज के ऊपर हम पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं, स्प्रे कर देते हैं स्टोरेज में. लेकिन ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि अगर इसको हम खाएंगे और थोड़ा भी मात्रा में पेस्टिसाइड उसमें मिला रह गया तो वो हमारे पेट में जाएगा, उससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा. तो नीम की पत्ती क्या है, बेस्ट तरीका है. नीम की पत्ती को आप सुखा करके गेहूं या धान, जो चावल जो भी आप स्टोर कर रहे हो उसमें डाल दीजिए, 2-3 लेयर में डालिए. उससे क्या होगा, आपके जो है अनाज में कीड़े नहीं लगेंगे. इन अवर कंट्री मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डिपेंड ऑन रेनफॉल फॉर इरिगेशन. देयरफॉर सम स्टॉक्स of grains must always be stored to compensate the shortage due to failure of monsoon in any particular year. This stock is known as buffer stock. हमारे देश का किसान, अधिकतर किसान किस पर डिपेंड रहता है, हमारे देश का किसान डिपेंड है बारिश के ऊपर. और अक्सर क्या होता है, बारिश नहीं होती है. जब बारिश नहीं होती है तो बारिश नहीं होगी तो हमारी फसल खराब हो जाएगी. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले साल का अनाज भी हम लोग पहले से स्टोर करके रखते हैं जिससे वो अनाज खराब ना होने पाए. इसे हम बफर स्टॉक के नाम से जानते हैं. कोल्ड स्टोरेज. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज वेयर द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड to 4 डिग्री सेंटीग्रेड.
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन होता है। This discourages the growth of the microorganisms. It also will stop the enzymes present in the fruits and vegetables from spoiling. ये होता है जो इतना टेम्परेचर पे हमारे जब 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर के ऊपर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है, और इससे हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो खराब नहीं हो पाते हैं। टेम्परेचर बिकम्स टू लो, द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन गेट डिस्टर्ब। अगर बहुत कम कर देंगे हम टेम्परेचर तो भी उससे वो हमारा खाता खराब हो जाएगा। द अदर थिंग दैट हैज बीन कंट्रोल्ड टू कोल्ड स्टोरेज इज ह्यूमिडिटी। Humidity is sometimes kept high because fruits and vegetables lose moisture when the humidity is low. और ह्यूमिडिटी भी उसके अंदर स्टोरेज के अंदर जैसे अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो उसमें जो हमारा फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसमें की ह्यूमिडिटी पूरी निकल करके नमी उसकी निकल जाएगी, तभी वो फसल हमारा फल और सब्जियां हमारी खराब हो जाएंगी। फूड्स फ्रॉम एनिमल्स। फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस। फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस। जो खाना हमको पेड़ पौधे से मिलता है वो सफिशिएंट नहीं होता है। In order to receive some essential nutrients which are not obtained by plants and domesticated animals, इसके लिए उस मात्रा को पूरी करने के लिए आदमी क्या करता है, एनिमल्स को पालना शुरू किया उसने, उसको डोमेस्टिकेट किया उसने। All these domesticated animals used by man are called livestock. इन सबको आदमी livestock कहता है। Animals furnish about 28% of the world's total value of agricultural products. They supply a much higher proportion of human food in the developed countries than elsewhere. ये हमारे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें ये जो एनिमल्स है वो उनको भोजन के रूप में वो इसका इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स लाइक मिल्क, मीट, एग एटसेट्रा। जो एनिमल्स होते हैं अलग अलग तरह के खाने उपलब्ध कराते हैं। उसमें जैसे हमारा मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग हो गया। मिल्क इज अ पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ मोस्ट पीपल स्पेशली इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। मिल्क क्या है? एक मुख्य भोजन है। मिल्क क्या है? एक मुख्य भोजन है जो कि हम लोगों के लिए और छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसे कंप्लीट डाइट के नाम से भी जानते हैं। फिश इज अ मेजर पार्ट ऑफ डाइट पीपल लिव इन कोस्टल एरिया। जो कोस्टल यानी कि जो लोग समुद्र के तटीय इलाकों में रहते हैं वहाँ का जो मुख्य भोजन है वो मछलियाँ हैं, फिशेस हैं। Hence, the agriculture practice of breeding and raising domestic animals by providing proper food, shelter, and required care is called animal husbandry. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी कि उसके जैसे कि ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको पालना, उनके पालने के लिए उनको प्रॉपर फूड देना, उनको अच्छे से शेल्टर देना। शेल्टर मतलब कहाँ पर वो रहेंगे, शेड उनके लिए कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं। इसे हम एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जानवरों को पालना एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। कैटल, शीप, हेन्स, फिश एंड हनी बीज ऑल आर रियर्ड अंडर एनिमल हस्बेंड्री। इसके अलावा कैटल हो गया, शीप हो गया, हेन हो गया, फिश और हनी बी, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये सब चीज़ें हमारा एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आती हैं। यानी कि मछली पालन नहीं, हाँ मछली पालन हो गया आपका। उसके अलावा जानवरों गाय का पालन, गाय भैंस को पालना, भेड़ों को पालना। उसके अलावा आपका हनी बी, तभी तो हम लोग क्या करते हैं, हनी बी का जैसे हनी होते हैं उसके छत्ते उसकी भी खेती करते हैं, मतलब उसके छत्तों को लगाते हैं। जो मधुमक्खियाँ होती हैं अपना शहद लेकर आती हैं और शहद बाद में लोग निकाल करके और उसको मार्केट में बेच लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो गया। ओके, एक्सरसाइज की मैं करा चुका हूँ। अब मैं अगला लेसन 2 की एक्सरसाइज में करा करके आपको मैं भेजूंगा और साथ साथ में लेसन भी एक्सप्लेन करता रहूँगा। ओके, थैंक यू।